अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो एक उम्मीद होती है कि सब कुछ बिल्कुल साफ और सटीक होगा। जैसे कोई मेडिकल एक्सरे है ना, हड्डी टूटी है तो एक्सरे में एक सफेद लकीर दिखती है और डॉक्टर बस इशारा करके कहता है कि देखो ये रहा फ्रैक्चर। हाँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली क्लैरिटी। बिल्कुल वही चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देती हैं और इंसान को ना क्लियर कैटेगरीज में बटी हुई जानकारी बहुत पसंद आती है कि ये राजा अच्छा था और वो बुरा। लेकिन इतिहास, खासकर अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें, तो वो किसी आधुनिक एक्सरे मशीन की तरह तो बिल्कुल काम नहीं करता। सही कहा। जब हम मौर्यन साम्राज्य और खासकर सम्राट अशोक के जीवन में कदम रखते हैं, तो ये जो एक्सरे वाली तस्वीर है ना, वो अचानक बहुत धुंधली और जटिल हो जाती है। मतलब काफी मडी हो जाती है। हाँ, इसे हम डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स यानी पूरी तरह से उलझी हुई स्थिति कह सकते हैं, जिसमें एक ही राजा कभी सबसे बड़ा विध्वंसक लगता है और कभी शांति का सबसे बड़ा दूत। और यही उलझन उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है जो इतिहास का गहन अध्ययन कर रहे हैं, खासकर प्रशासनिक सेवाओं, यानी जो लोग यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्स रट लेने से काम नहीं चलता वहाँ। वही तो, सिर्फ साल और घटनाओं की तारीख याद रखना तो एक टूटे हुए एक्सरे को देखने जैसा ही है, उसमें पूरी तस्वीर कहाँ दिखती है। तो हमारा आज का मिशन इस डीप डाइव में यही है कि स्रोत के जरिए उस इतिहास को हम डीकंस्ट्रक्ट करें। एकदम सही अप्रोच है ये। हम कलिंगा युद्ध के प्रभावों और सम्राट अशोक की नीतियों को इस तरह विश्लेषित करेंगे कि एक तैयारी करने वाले छात्र के पास अपने जवाबों के लिए ठोस और एनालिटिकल बिंदु तैयार हो जाएं। एक ऐसा नैरेटिव जिसमें प्री वॉर और पोस्ट वॉर पॉलिसीज का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। किसी भी विश्लेषक के लिए, खासकर उनके लिए जो प्रशासनिक नीतियों का गहरा अध्ययन कर रहे हैं, ये विरोधाभास सबसे दिलचस्प सवाल पैदा करता है। और एक बेहतरीन ऐसे या विश्लेषण तब बनता है जब हम घटनाओं के पीछे छिपे मैकेनिज्म को समझते हैं। राइट। कलिंग युद्ध कोई अचानक होने वाली घटना तो थी नहीं। ये एक ऐसी कड़ी है जो मौर्यन साम्राज्य की नीतियों को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट देती है। पर इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कलिंगा तक पहुंचने की नींव अशोक के शुरुआती दिनों में ही रख दी गई थी। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि अशोक को मौर्यन सिंहासन कोई थाली में सजाकर नहीं मिला था। बिल्कुल नहीं। उनके पिता जो थे बिंदुसारा, उनके बाद एक बेहद कठिन उत्तराधिकारी युद्ध यानी वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ा गया था। अगर मैं इसे आज के दौर के हिसाब से समझाऊं तो ये किसी आधुनिक कॉर्पोरेट हॉस्टाइल टेकओवर जैसा था। हाँ, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। एक ऐसी राजनीतिक शतरंज जहां अपने ही भाइयों और प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाना पड़ा। सत्ता पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई थी। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इस हॉस्टाइल टेकओवर की बहुत बड़ी कीमत साम्राज्य के खजाने और स्थिरता पर पड़ी थी। ये उत्तराधिकारी युद्ध सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं था। अच्छा। नहीं, इसने सालों तक मौर्यन साम्राज्य को अंदरूनी खींचतान में उलझाए रखा। जब हम इसे राजनीतिक जरूरत के नजरिए से देखते हैं तो ये समझ आता है कि उस समय का मौर्यन साम्राज्य एक विशाल और बहुत विविध साम्राज्य था। मतलब काफी डाइवर्स था। हाँ, उत्तर पश्चिम के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के पत्थरों तक फैला हुआ। इसे एकजुट रखने के लिए एक मजबूत और निष्ठुर नेता का होना आवश्यक माना जाता था। जो कोई भी थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाता, उसे सत्ता से बेदखल कर दिया जाता। यानी उस वक्त तक मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही नियम था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा ताकतवर और शातिर होगा वही टिकेगा। लेकिन एक बात है, ये सोचने वाली बात है ना, क्या जिस सम्राट को पूरी दुनिया आज शांति के दूत या अहिंसा के प्रतीक के रूप में जानती है, उसके शासन की शुरुआत इतनी रॉ और अग्रेसिव हिंसा से हुई थी। इस रॉ और अग्रेसिव शुरुआत को एक स्ट्रक्चर्ड पॉइंट के रूप में कैसे फ्रेम किया जा सकता है यूपीएससी आंसर्स के लिए? इसे हम प्री वॉर पॉलिसी यानी कलिंग युद्ध से पहले की आक्रामक नीतियों के आधार के रूप में देख सकते हैं। सुनने वालों के लिए यह समझना जरूरी है कि अशोक उस आक्रामक प्रणाली का सिर्फ हिस्सा ही नहीं थे, बल्कि उसके सबसे सफल खिलाड़ी थे। ओह, मतलब वो मास्टर थे उस गेम के। एग्जैक्टली। उन्होंने सिंहासन के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया,
क्योंकि उस वक्त की जियोपॉलिटिक्स ही वही मांग कर रही थी। उनका शुरुआती प्रशासन पूरी तरह डर और शक्ति प्रदर्शन पर टिका था। ये पॉइंट किसी भी ऐसे में एक ठोस फाउंडेशन का काम करता है। राइट। ये क्लियर करता है कि अशोक कोई पैदाइशी अहिंसक व्यक्ति नहीं थे। वो एक साम्राज्यवादी या एक्सपेंशनिस्ट नेता थे जिनके पास सेना का निर्माण करने और विरोधियों को कुचलने का पूरा अनुभव था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही फाउंडेशन हमारे अगले और सबसे जरूरी और कंट्रोवर्शियल हिस्से की तरफ इशारा करती है, जो है कलिंगा युद्ध। हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि अशोक युद्ध और हिंसा के आदी थे। उनके लिए लड़ाई करके जीतना, खून बहाना एक आम बात थी। हाँ, उनका रोज का काम था एक तरह से। तो फिर कलिंगा में ऐसा क्या अलग हुआ? स्रोत कहते हैं कि कलिंगा युद्ध अशोक के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उनकी विचारधारा पूरी तरह बदली। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ एक जेन्युइन पुशबैक देना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए, प्राचीन काल में राजाओं का काम ही युद्ध करना होता था। उनका धर्म, उनका पेशा ही अपनी सरहदें बढ़ाना था। अशोक ने खुद सिंहासन के लिए एक भयानक युद्ध लड़ा था, वो भी अपनों के खिलाफ। फिर अचानक कलिंग युद्ध ही आखिर टर्निंग पॉइंट क्यों बना? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। एक राजा जो हिंसा करके ही राजा बना है, उसके अंदर कलिंगा ने ऐसी कौन सी सोच पैदा की जो उसके पुराने युद्धों ने नहीं की? क्या ये सिर्फ बहुत ज़्यादा खूनखराबा देखने की बात थी, या कहानी में कोई डीपली स्ट्रक्चरल रीजन भी था? ये सवाल वाकई एक अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण की मांग करता है। देखिए, सिर्फ ये लिखना कि बहुत खून बहा इसलिए हृदय परिवर्तन हुआ, ये एक आधा सच है। वही मुझे भी लगता है। कलिंगा युद्ध का स्केल जरूर भयानक था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा बौद्धिक और आर्थिक मुद्दा था। आर्थिक मुद्दा कैसा? कलिंगा एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था जो दक्षिण और पूर्व के व्यापारिक मार्गों यानी ट्रेड रूट्स और समुद्री तटों पर नियंत्रण रखता था। अच्छा। तो मौर्यन अर्थव्यवस्था के लिए इन मार्गों को जीतना बहुत जरूरी था। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और जीत हासिल हुई, तब असल हकीकत सामने आई। इस जीत ने उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस पूरी अर्थव्यवस्था को ही तबाह कर दिया जिसे पाने के लिए बेसिकली युद्ध लड़ा गया था। ओह वाओ, ये वाकई बड़ा पॉइंट है। मतलब आपने एक दुकान पे कब्जा करने के लिए वो दुकान ही जला दी। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। तो फिर उस जीत का आखिर फायदा क्या हुआ? जीरो। वही तो। यही वो समय था जब मौर्यन साम्राज्य अपनी आखिरी साम्राज्यवादी सीमा पर यानी एक्सपेंशनिस्ट लिमिट पर पहुंच चुका था। अगर साम्राज्य और बड़ा होता तो सेंटर से सेना भेजकर दूर दराज के इलाकों को कंट्रोल करना आर्थिक रूप से असंभव हो जाता। सही बात है, इतना बड़ा देश संभालना आसान तो नहीं है। कलिंगा युद्ध ने अशोक को ये महसूस करवाया कि हिंसा का जो ये बिजनेस मॉडल है ना, वो अब और आगे काम नहीं करेगा। युद्ध ने लाखों लोगों को मारा और कई लाखों को बेघर कर दिया। इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन रुका, खेती बर्बाद हुई और ट्रेड रूट्स पूरी तरह असुरक्षित हो गए। एक स्थायी और शांतिपूर्ण साम्राज्य चलाने के लिए आप हर जगह सेना तो खड़ी नहीं रख सकते ना। आई सी। तो ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रियलाइजेशन था। मतलब कलिंगा एक जज्बाती मोड होने के साथ साथ एक पॉलिसी ड्रिवन मोड भी था। इसका मतलब है कि एस्से राइटिंग या रिवीजन के दृष्टिकोण से हम कलिंगा को सिर्फ एक हृदय परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चरल ब्रिज की तरह देख सकते हैं। एकदम सही शब्द यूज किया आपने, स्ट्रक्चरल ब्रिज। ये वो ब्रिज है जो प्री वॉर की अग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी और पोस्ट वॉर की कंसोलिडेशन पॉलिसी को आपस में जोड़ता है और उन्हें अलग भी करता है। अशोक को समझ आ गया कि तलवार से जमीन तो जीती जा सकती है, पर खजाना और लोगों का भरोसा नहीं। आप पूरी चर्चा को बिल्कुल सही दिशा में ले जा रहे हैं, और इसी रियलाइजेशन ने मौर्यन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क ही बदल कर रख दी। जब सेना को एक लिमिट के बाद आगे बढ़ाना आर्थिक और प्रशासनिक रूप से खतरनाक हो गया, तब हिंसा की जगह कूटनीति यानी डिप्लोमेसी ने ले ली। ये वो विश्लेषण है जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के एक स्टैंडर्ड आंसर को एक एक्सेप्शनल एनालिटिकल ऐसे में बदल देता है। तो आइए अब इस बदलाव के मैकेनिक्स की गहराई में चलते हैं। एक हार्डलाइन पॉलिसी से डिप्लोमेसी तक का सफर आखिर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कैसे काम कर रहा था? कलिंग युद्ध के बाद जो सबसे मुख्य बदलाव आया, स्रोत के अनुसार वो था अशोक का भेरी घोषा को धम्मा घोषा में बदल देना।
हाँ, ये दो शब्द बहुत अहम है। स्रोत में ये दो भारी भरकम शब्द आते हैं। अगर मैं भेरी घोषा का संधि विच्छेद करूं तो क्या इसका मतलब युद्ध के नगाड़ों से है, एक तरह का एंशिएंट मिलिट्री सायरन? हाँ, बेहरी घोषा सीधे तौर पर स्टेट की हार्ड पावर और डर और आक्रमण की नीति का प्रतीक था। बहरी का मतलब ही होता है युद्ध का नगाड़ा। जब सेना आगे बढ़ती थी तो इन नगाड़ों की आवाज ही दुश्मनों में खौफ पैदा करने के लिए काफी होती थी। अच्छा। तो प्री वॉर एडमिनिस्ट्रेशन में सेना की आवाज ही राज्य का कानून थी। ठीक है, तो भेरी घोषा समझ आ गया, मिलिट्री माइट, रूल बाय फियर। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत है धम्मा घोषा। अगर भेरी घोषा मिलिट्री सायरन है तो क्या धम्मा घोषा देश की सॉफ्ट पावर है? जी, उसको वही कह सकते हैं। एक ऐसी सांस्कृतिक कूटनीति जहां बिना गोली, मेरा मतलब है उस जमाने के हिसाब से बिना तीर चलाए प्रभाव जमाया जाता है। पर मुझे यहाँ एक मैकेनिक्स का सवाल पूछना है आपसे। जरूर पूछे। एक प्रैक्टिकली सोचने वाले छात्र के दिमाग में तो आएगा कि सॉफ्ट पावर आखिर काम कैसे करती थी वहां। अगर एक राजा अचानक अपनी सेना को रोक दे, तलवार रख दे, तो क्या दुश्मन राज्य या अंदरूनी विद्रोह भड़क नहीं जाएंगे? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है। तो क्या धम्मा घोषा सिर्फ एक धोखा था, एक पीआर स्टंट था, या सच में एक फंक्शनिंग सिस्टम था जमीन पर? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो मैकेनिज्म काम कर रहा था ना, वो उस जमाने के हिसाब से बेहद रेवोल्यूशनरी था। ये कोई पीआर स्टंट्स नहीं था, बल्कि एक हाईली स्ट्रक्चर्ड और कैलकुलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। ओह, वाकई। धम्मा घोषा का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि भाई शांति से रहो। इसका अर्थ था नैतिकता के जरिए शासन, यानी रूल बाय मोरालिटी। अगर थोड़ा आसान भाषा में कहें तो अशोक ने धर्म और नैतिकता को ही अपना नया हथियार बना लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि अगर लोगों के दिमाग और दिलों में एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट डाल दिया जाए तो फिर हर गांव में एक सेना रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी अगर लोग खुद ही कानून का पालन करने लगें उस नैतिक दर से, तो मिलिट्री का खर्चा वहीं बच जाएगा। एग्जैक्टली। और रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे। पर एक सेकंड, उन्होंने इस कोड ऑफ कंडक्ट को पूरे साम्राज्य में फैलाया कैसे? आज के दौर में तो हम टीवी या सोशल मीडिया या प्रेस रिलीज का इस्तेमाल करते हैं। उस जमाने में इतने बड़े साम्राज्य में बिना सेना के डर के लोगों तक अपनी नई सोच पहुंचाना कैसे संभव था? इसी के लिए उन्होंने उस समय के सबसे प्रभावी मास कम्युनिकेशन टूल का इस्तेमाल किया, जो थे शिलालेख, यानी रॉक एडिक्ट्स। अच्छा, वो पत्थरों वाले? हाँ, उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों पर अपने मैसेजेस खुदवाए और उन्हें व्यापारिक मार्गों पर, तीर्थस्थलों पर और साम्राज्य की सरहदों पर स्थापित करवाया। और पता है इन शिलालेखों में क्या लिखा था? क्या लिखा था? उनमें राजा का अपनी जनता के लिए एक बहुत ही इमोशनल और डायरेक्ट मैसेज था। कलिंगा के शिलालेख में अशोक ने ओपनली अपने किए पर पश्चाताप यानी रिपेंटेंस जाहिर किया। एक गॉड किंग या एक एब्सोल्यूट मोनार्क का अपनी जनता के सामने इस तरह झुकना और माफी मांगना, मेरा मतलब है उस दौर में ये अनइमेजिनेबल था। इसका आम लोगों पर एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ा। ये तो सच में मास्टर स्ट्रोक लगता है। पढ़ने लिखने वाली जनता भले ही कम रही हो उस वक्त, लेकिन जब ऐसे एडिक्ट्स चौराहों पर पढ़े जाते होंगे जोर जोर से, तो लोगों को लगता होगा कि राजा अब उनका शोषक नहीं है, बल्कि उनका एक पिता तुल्य रक्षक बन गया है। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। और यहाँ धम्मा घोषा की दूसरी सबसे बड़ी खासियत सामने आती है। देखिए, ये किसी एक धर्म या रिलीजन का प्रचार नहीं था। सुनने वालों के लिए ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये डिस्टिंक्शन आना चाहिए आंसर्स में। ये एक सेक्युलर सिविक रिलीजन जैसा था। इसमें बड़ों का आदर करना, दासों और नौकरों के साथ सहानुभूति से पेश आना और सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता या टॉलरेंस रखने की बात थी। ओके। एक विविध साम्राज्य जहां अलग अलग भाषाएं और विश्वास थे, वहां एक आम सेक्युलर कोड ऑफ कंडक्ट ने उन्हें एक सिविक आइडेंटिटी दी। इस आइडेंटिटी ने अंदरूनी विद्रोह को रोकने में वही काम किया जो पहले सेना करती थी। और ये सब कुछ ऑपरेट करने के लिए उन्होंने धम्मा महामात्रा नाम के नए अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम ही इस सॉफ्ट पावर को जमीन पर लागू करना था। तो इस पूरे मैकेनिज्म को अगर हम समअप करें तो धम्मा घोषा सिर्फ एक पर्सनल स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट नहीं था। ये एक ब्रिलियंट इंटरनल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी थी एक स्टेट की।
पड़ोसी राज्यों को सेना भेजने के बजाय उन्होंने शांतिदूत भेजे जिन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान किया। हाँ, कल्चरल डिप्लोमेसी जिसे आज हम कहते हैं। जो काम भेरी घोषा यानी वो डर की नीति नहीं कर पाई, वो धम्मा घोषा यानी सांस्कृतिक कूटनीति ने कर दिखाया। एक आक्रामक साम्राज्य को एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट में बदल देना सच में हिस्ट्री की एक मास्टर क्लास है ये। और इसी वजह से कलिंगा वॉर का प्रभाव इतना गहरा और स्थायी माना जाता है। इसने बस मांग की थी कि शासन का तरीका बुनियादी रूप से बदल जाना चाहिए। चलिए, इस पूरे गहन विश्लेषण को अब थोड़ा समेटने का वक्त आ गया है। एक छात्र के नज़रिए से देखें तो अगर इस पूरी जर्नी को एक लॉजिकल नैरेटिव थ्रेड में पिरोया जाए तो हमारे पास 3 मुख्य स्ट्रक्चर्ड कड़ियां निकल कर आती हैं जो किसी भी बेहतरीन एस्से का आधार बन सकती हैं। बिल्कुल। अगर हम पहली कड़ी की बात करें तो वो है प्री वॉर पॉलिसी। बिंदुसारा के बाद सिंहासन के लिए हिंसा से शुरू हुआ उत्तराधिकारी युद्ध। ये बिंदु पूरी तरह एस्टैब्लिश करता है कि मौर्यन साम्राज्य की शुरुआती जरूरत और आधार आक्रामक था और अशोक इस सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस प्रणाली की पैदाइश थे। वही कि वो पैदाइशी अहिंसक नहीं थे। सही कहा। फिर आती है दूसरी और सबसे क्रिटिकल कड़ी जिसको हमारा कलिंगा युद्ध का टर्निंग पॉइंट कहते हैं। इसे हम एक स्ट्रक्चरल एंड आइडियोलॉजिकल ब्रिज कह सकते हैं। ये सिर्फ खून खराबा नहीं था बल्कि एक्सपेंशनिस्ट नीतियों की आखिरी सीमा थी। इसने साबित कर दिया कि लड़ाई की आर्थिक और प्रशासनिक कीमत जीत से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। इसने एक पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट को ट्रिगर किया। तीसरी और आखिरी कड़ी है पोस्ट वॉर पॉलिसी, जहां भेरी घोषा की जगह धम्मा घोषा ने ले ली। एक ऐसी नीति जो हार्ड पावर की जगह सॉफ्ट पावर और रॉक एडिक्स के जरिए मास कम्युनिकेशन पर आधारित थी और सेक्युलर नैतिकता पर टिकी थी। सेना का डर हटाकर एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण किया गया ताकि इतने बड़े और विविध साम्राज्य को बिना हिंसा के एकजुट रखा जा सके। एक परफेक्ट और कंप्लीट पिक्चर बन गई है। प्री वॉर एग्रेशन से कलिंगा के स्ट्रक्चरल लिमिट तक और वहां से पोस्ट वॉर मॉरल डिप्लोमेसी तक। ये 3 बिंदु न सिर्फ इतिहास की घटनाओं को समझाते हैं बल्कि उन घटनाओं के पीछे का हाउ और वाई भी पूरी तरह क्लियर कर देते हैं। और ये सब जानना आज के दौर में क्यों जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो आज के प्रशासनिक और राजनीतिक सिस्टम को समझना चाहते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक नेताओं की मनस्थिति और उनकी नीतियों में आने वाले इन बदलावों को समझने से हमें आधुनिक जियोपॉलिटिक्स और लीडरशिप का निर्माण समझने में मदद मिलती है। आज भी तो दुनिया भेरी घोषा और धम्मा घोषा यानी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के बीच ही तो झूल रही है ना। और एक बेहतर प्रशासक या डीप थिंकर वही है जो इन दोनों के मैकेनिज्म, उनके आर्थिक प्रभाव और लंबे समय के परिणाम को अच्छे से समझता हो। इतिहास का काम सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड करना तो है नहीं, बल्कि वर्तमान की कॉम्प्लेक्स गुत्थियां सुलझाने की समझ देना भी है। तो इस गहन विश्लेषण को, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं पूरी चर्चा को एक गहरे और थोड़ा उत्तेजक सवाल पर छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसी थॉट जिसे सुनने वाले खुद अकेले में बैठकर सोच सकें। हमने आज कलिंगा युद्ध के विशाल प्रभाव और धम्मा घोषा के आगमन पर इतनी बारीकी से बात की, लेकिन जरा सोचिए इस बारे में। हाँ। अगर अशोक ने अपने पिता बिंदुसारा के बाद वो कठिन और हिंसा से भरा उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा ही नहीं होता, अगर उन्हें वो मौर्यन सिंहासन बिल्कुल आसानी से किसी फेरी टेल की तरह बिना किसी खून खराबे के मिल गया होता, तो क्या तब भी कलिंगा युद्ध का उन पर इतना गहरा और सोल क्रशिंग प्रभाव पड़ता? ये तो एक सच में हिला देने वाला सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस शुरुआती हिंसा और अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने के ट्रॉमा ने ही उनके अंदर एक शांति की भूख को दबा कर रखा था? एक ऐसी भूख, एक धम्मा घोषा की दरकार जो सालों तक उस अग्रेसिवली मिलिट्री स्टेट के बोझ तले दबी रही, और जब कलिंगा का द्रवित करने वाला दृश्य सामने आया तो वो ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी। शुरुआत में हमने बात की थी हिस्ट्री के उस टूटे हुए एक्सरे की। शायद कलिंगा वो टूटी हुई हड्डी नहीं थी, बल्कि कलिंगा वो मोमेंट था जहां अशोक ने क्लियर कर लिया कि अब पूरे शरीर को, पूरे सिस्टम को ही हील करने की जरूरत है। उन मड्डी वाटर्स में से साफ रास्ता निकालना ही एक महान नेता की पहचान बनी। ये एक ऐसा विचार है जिस पर अलग अलग दिशाओं में सोचा जा सकता है, और यही इतिहास का असली रंग है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए विषय की ऐसी ही गहराई तक जाएंगे।